नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, पिछले 5 सालों में एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो उन्होंने लोकसभा में इन्फॉर्म किया है, 6 लाख भारतीय सिटीजन उन्होंने अपना सिटीजनशिप रिनाउंस किया है, यानी त्यागा है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो पिछले 5 सालों में 6 लाख भारतीय अपने सिटीजन्स को रिनाउंस किए हैं? तो आज की इस क्लास में इसी पर हम चर्चा करेंगे और सिटीजनशिप से जुड़े हुए जितने भी आयाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तक सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे अगर नोट्स बनाने हैं तो आप जरूर नोट्स डाउनलोड करें, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, चैनल भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। तो सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से क्या सही है, इनकरेक्ट है। तो क्या इनकरेक्ट है जरूर बताइए। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आज की क्लास की एंड जितनी भी क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। इसके सिवा नीचे दिया गया मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, वहां पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास है उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, तो अगर आपको लोन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उसको वहां पर फिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सिटीजनशिप एक्ट में क्या है। सिटीजनशिप अगर आप देखें तो रिनाउंस कैसे किया जाता है, तो एज पर दी सिटीजनशिप एक्ट सबसे पहले ये देखते हैं। तो कोई भी एप्लीकेंट सबसे पहले ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं कि उनको सिटीजनशिप रिनाउंस करनी है, और मैक्सिमम टाइम लिमिट है 60 डेज रिनाउंसिएशन प्रोसीजर को कंप्लीट करने की। तो जो डेटा है उसके मुताबिक 2015 से 2019 तक 6.7 लाख इंडियंस उन्होंने अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस की है। इसको ईयर वाइज अगर आप देखें तो 2017 में 1,33,000 से भी ज्यादा सिटीजन है, 2018 में भी करीबन उतना ही 1,34,000 है, 2019 में 1,44,000 है, और 2020 में सिर्फ तो नहीं लेकिन कम 85,000 इंडियन सिटीजन हैं जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस की। तो 2020 में कहा जा रहा है इतने ये कमी के पीछे, ये ड्रॉप के पीछे कारण है कोविड। तो कोविड की वजह से वो ये सिटीजनशिप रिनाउंस नहीं कर पाए, लॉकडाउन वगैरह लग रहा था हर कंट्रीज में, मेजर कंट्रीज में देखने मिल रहा था। 2021 में वापस आपको स्पाइक आता हुआ दिख रहा है, जो सितंबर तक का हमारे पास डेटा है उसके मुताबिक 1,11,000 से ज्यादा इंडियन सिटीजन अपनी सिटीजनशिप रिनाउंस कर चुके हैं। और आने वाले अभी आप देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने और बचे हैं, तो मे बी बाई 1/4 ये अभी और 25% बढ़ेगा। तो ये काफी ज्यादा होने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम कंट्री वाइज देखें तो सिटीजनशिप रिनाउंस करके कहाँ जा रहे हैं ये व्यक्ति, तो ऐसा पाया गया है 40% व्यक्ति यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हैं, और बचे कुछ अगर आप देखें तो 30% ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जा रहे हैं। इसके सिवा यूरोप भी एक मेजर आप देखें तो रीजन उभर के आ रहा है, जहां पे सिटीजन्स इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस करके वहां की सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हैं। तब सवाल उठता है आखिरकार इंडियन सिटीजनशिप को क्यों रिनाउंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो भारत में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है, तो इस वजह से अगर किसी इंडियन सिटीजन को विदेशी सिटीजन भी लेनी होती है तो उनको इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस करना पड़ता है। इसके सिवा ओसीआई कार्ड का भी बेनिफिट मिलता है, तो वो ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकते हैं, जो कि उनको इंडिया में रिसाइड करने देता है, वर्क करने देता है, इंडिया में बिजनेस भी रन करने देता है। इसके सिवा ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक 2% भारतीय, जो कि करीबन भारतीय मिलियनेयर्स, 2% ऑफ इंडिया के मिलियनेयर, जो कि करीबन 7,000 के नंबर में आपको देखने मिलेंगे, वो ओवरसीज जा चुके हैं, विदेशी सिटीजनशिप एक्वायर किए हैं 2020 में। और ये बहुत बड़ा नंबर है, चाइना के बाद करीबन कुछ आप देखें तो देखने मिलेगा। इसके सिवा एक गोल्डन सिटीजनशिप है जो कि काफी ज्यादा इंडियन सिटीजन्स को अट्रैक्ट कर रही है, और वो है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। तो ये एक मेजर फैक्टर बताया जा रहा है सिटीजनशिप रिनाउंसिएशन के पीछे। तो माल्टा, पोर्टुगल, ग्रीस, ये ऐसे देश हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां की सिटीजनशिप आपको मिलती है, और साथ साथ आप यूरोपियन गोल्डन वीजा भी होल्ड कर लेते हैं। तो करीबन आपको 2.5 लाख यूरो खर्च करने हैं, आपको एक ग्रीस, लिस्बन, पोर्टुगल वगैरह में घर मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको 26 शेंगन जोन यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनका वीजा फ्री एक्सेस भी मिल जाता है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स लोगों को लग रहे हैं, जिस वजह से वो सिटीजनशिप इंडिया के लिए अनाउंस कर रहे हैं। इसके सिवा एक कारण आप देखें तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंतर्गत भारत का पासपोर्ट स्कोर पुअर है, तो इंडियन पासपोर्ट की रैंक 85th है, और आप अगर देखें तो सिर्फ 58 डेस्टिनेशंस ऐसे हैं जो कि इंडिया को वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि काफी कम है। तो अब सवाल उठता है, तो सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजन के द्वारा कवर होती है। तो अगर यूनियन लिस्ट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो सिटीजनशिप इज कवर्ड अंडर द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में ये कवर की जाती है,
और सिटीजनशिप की डेफिनेशन तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगी, लेकिन पार्ट 2 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ें तो उसमें अलग अलग प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कौन है वो व्यक्ति जो कि इंडिया की सिटीजन होने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 की, उसके मुताबिक भारतीय सिटीजन होने के लिए आप या तो सिटीजन बाय बर्थ हो सकते हैं या बाय डिसेंट हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अगर आपके हैं, वैसे ही रजिस्ट्रेशन से भी आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की, और नेचुरलाइजेशन प्रोसेस भी है, और टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन यानी भारत कोई टेरिटरी एक्वायर कर ले तो वहां की भी आपको सिटीजनशिप इसके साथ मिल जाती है। तो अब सवाल उठता है कि सिटीजनशिप रिनाउंस करने के क्या क्या तरीके हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले तो बाय रिनाउंसिएशन सिटीजनशिप को त्यागा जाया जा सकता है। तो कोई भी भारतीय सिटीजन है, अगर वो 18 साल से बड़े हैं, फुल एज के हैं, तो वो डिक्लेरेशन एक दे सकते हैं कि वो इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस करने वाले हैं, लेकिन ये डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ वॉर एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि जंग का वक्त है तो किसी को फोर्सफुली करवाया जाया जा सकता है। तो अगर जंग का वक्त नहीं है तो उस वक्त सिटीजन इस प्रकार की डिक्लेरेशन दे सकते हैं। उनके जो छोटे बच्चे हैं, माइनर चिल्ड्रन है, 18 साल से कम है, तो वो भी ऑटोमेटिकली उनकी भी सिटीजनशिप रिनाउंस हो जाएगी। लेकिन जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनके पास ऑप्शन होगा, वो चाहे तो वापस भारतीय सिटीजनशिप रिज्यूम कर सकते हैं। इसके सिवा भारत चाहे तो किसी भी सिटीजन की सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है। यदि एक तरीका है कि यदि कोई सिटीजन वॉलंटरीली दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लें तो इस प्रकार से उनकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है इंडिया की ऑटोमेटिकली। लेकिन ये प्रोविजन भी एट द टाइम ऑफ वॉर नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि हो सकता है कोई इंडियन सिटीजन है और वहां पे किसी ने फोर्सफुली एक्वायर कर लिया, तो ऑटोमेटिकली कहा कि आज से आप XYZ कंट्री के सिटीजन हैं, तो ये एट द टाइम ऑफ वॉर लिया गया फैसला है, तो ये एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है। इसके सिवा बाई डेप्रीवेशन तो कंपल्सरी टर्मिनेशन हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार अंडर इंडियन सिटीजनशिप बाई सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। तो सबसे पहले यदि किसी ने सिटीजनशिप बाई फ्रॉड एक्वायर की हो, या फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी शो की हो, या फिर वो वॉर के टाइम में अनलॉफुली ट्रेड किए हो, कम्युनिकेट किए हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है जिससे सिटीजनशिप को डिप्राइव किया जा सकता है। या फिर नेचुरलाइजेशन से किसी ने सिटीजनशिप एक्वायर की और 5 साल के अंदर अंदर उन्होंने 2 साल के लिए वो जेल में भी उनको टर्म मिल गया, 2 साल या उससे अधिक, तो ये भी एक कारण है, जिस ग्राउंड है जिसके बेसिस पे डिप्राइव किया जा सकता है किसी को भी इंडियन सिटीजनशिप से। इसके सिवा कोई इंडियन सिटीजन है, ऑर्डिनरीली इंडिया के रेसिडेंट हैं, और लेकिन भारत में 7 साल से ज्यादा देर तक विदेश में रह रहे हैं, तो वो भी एक ग्राउंड हो सकता है। इसके सिवा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजनशिप की बात हो रही है तो बहुत जरूरी है इस पर भी चर्चा कर लें। तो CAA आप सबको याद होगा, तो ये इसमें जो प्रोविजन ऐड किया गया था वो था यदि कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जो कि इंडिया में 2015 के पहले एंटर किए हैं, तो अब अगर वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन है तो उनके केस में जो नेचुरलाइजेशन का टर्म है वो 11 साल नहीं होगा, वो 5 साल होगा। तो वो टर्म को कम किया गया था, तो इस प्रकार से उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। तो आइए आज का सवाल देखते हैं, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तो इनमें से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं? स्टेटमेंट 1, ये बिल अमेंड करती है और प्रोवाइड करती है हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, जो कि भारत में 2015 के पहले यानी दिसंबर 31, 2014 के पहले अगर एंटर किए हैं तो उनको इलीगल माइग्रेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, ये प्रोविजन ऑन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट्स ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जो रह रहे हैं उनके लिए भी अप्लाई करती है, यानी CAA उन पर भी लागू होता है, जो कि 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो बताइए कौन सा इनकरेक्ट है? तो आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया है, नहीं किया तो पॉज करके आंसर कीजिए। तो दोस्तों आंसर इज B2 ओनली। तो अगर आप CAA के टर्म्स पढ़ें तो उन्होंने साफ साफ लिखा है दिसंबर 31, 2014 के पहले यदि भारत आए हैं तो उनको इलीगल माइग्रेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा यदि वो बुद्ध, जैन, पारसी या क्रिश्चियन समुदाय से हैं और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आ रहे हैं, क्योंकि वो रिलीजियस परसिक्यूशन को झेलकर भारत में रहने आ रहे हैं। लेकिन ये प्रोविजन ऑन सिटीजनशिप उन इलीगल माइग्रेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है अगर वो 6th शेड्यूल वाले ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में रह रहे हैं, जैसे कि कार्बी अंगलोंग इन असम, गारो हिल्स इन मेघालय, चकमा डिस्ट्रिक्ट इन मिजोरम एंड त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट। इसके सिवा ये भी जान लीजिए, अगर वो इलीगल माइग्रेंट्स इनर लाइन एरियाज में आ गए हैं
तो भी उन पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो इनर लाइन परमिट में कौन कौन से एरियाज आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। इसके सिवा जब सीए को टेबल किया गया था, जिस दिन सीए पास होता है उसी दिन आप अगर देखें तो इनर लाइन परमिट में मणिपुर को भी डाल दिया गया था। तो इन सारे इलाकों में भी अगर कोई रह रहे हैं, इस प्रकार से आए हैं 2000, भले 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हों, भले इस पर्टिकुलर समुदाय से आते हों, भले ही इन कंट्रीज से आते हों, तब भी वो इलीगल माइग्रेंट्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड अनअकैडमी जब भी आए तो यूज द कोड KC10। अपने दोस्तों के साथ भी इस कोड को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड अनअकैडमी के इस चैनल पाथफाइंडर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जब आप कोड KC10 फॉर सब्सक्रिप्शन यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी गाइडेंस मिलती है, हैंड होल्डिंग मिलती है एंड मेंटरशिप मिलती है। तो बस आप ये कोड इस्तेमाल करें, उसके बाद मुझसे संपर्क करें। तो जो गाइडेंस है दैट विल कवर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल, एंड आंसर राइटिंग में भी आपको जो मदद चाहिए होगी वो मैं प्रोवाइड जरूर करूंगा। इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा, प्राइस हाइक की तारीख तय हो चुकी है, 9 दिसंबर को होने वाली है, एनुअल प्राइस हाइक है। तो उसके पहले ये आइडियल टाइम है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का। आपको फ्री 3 मंथ्स एक्सटेंशन भी मिल रही है अगर आप अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। यूपीएससी CSE कॉम्बैट है, तो संडे को होने वाला है, 4 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप है, तो इसका फायदा उठाएं, एनरोल करें, यूज द कोड KC10। फ्री टेस्ट सीरीज है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका भी हिस्सा आप बन सकते हैं। इसके सिवा लोन के लिए भी हम आपको लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फॉर्म फिल करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और आपको लोन भी मिल जाएगी। इसके सिवा यूपीएससी प्रिपरेशन में आइकनिक सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। 1-to-1 लाइव मेंटरिंग भी होती है, स्टडी प्लानर मिलता है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी मिलती है इसमें आपको। इसके सिवा 2 साल की सब्सक्रिप्शन की प्लस की कॉस्ट है 64,800 रुपए। 2 साल की आइकनिक सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1,04,175 रुपए और 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो कोड जिससे आपको मेंटरशिप भी मिलती है, गाइडेंस भी मेरी मिलती है। तो यूपीएससी CSE बैचेस 8 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। 8 दिसंबर हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों में अवेलेबल है। 1 साल 2 साल दोनों ही बैचेस आपको देखने मिलेंगे, तो इनका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।